टेस्ट नहीं दिया था। हाँ शिखा। शिखा मिसबा, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड्स? कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक है, तो अगली बार जब आप टेस्ट दोगे, ठीक है, अभी इस बार जिसने भी नहीं लिया, अगली बार जो भी आप दोगे तो आप पूरा प्रिपरेशन करेंगे पहले तो, है ना, तैयारी करोगे अच्छे से, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करोगे अपने। ठीक है, आपके पास बहुत जो भी हैं ऑप्शंस, जो भी टीचर्स हैं, चाहे स्कूल के हो, चाहे यहाँ के हो, चाहे कहीं और से आप पढ़ते हो अगर तो वहां से हो, है ना, जैसे भी, लेकिन डाउट क्लियर करे बिना आपको टेस्ट नहीं देना है, और टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, अभी हमने कैपेसिटेंस कंप्लीट कर लिया है पूरा। ठीक है, कैपेसिटेंस आज हम रिवीजन भी कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका टेस्ट होगा कैपेसिटेंस का, जो भी आज पढ़ा हुआ है ना, वो सब आपको एक बार फिर से पढ़ के देना है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस नहीं किया, समझो मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना सर, आप क्या बात कर रहे हो, ये तो सबको पता है टेस्ट देना होता है। नहीं, आप इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो उस चीज की। आपने अभी पढ़ लिया क्लास में, दो तीन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए सर के साथ में, है ना, या मैम के साथ में, और फिर घर पे जाके आप सो गए। घर पे आपने अगले दिन आए, अगला कुछ नया पढ़ा, फिर सेम आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया। लेकिन इस चीज का रिवीजन कैसे होगा? ये जो आप पढ़ रहे हो ये दिमाग में बैठेगा कैसे? ये भूल जाओगे आप लोग सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कई सारी चीजें अभी याद नहीं आ रही होंगी, है ना। ये मैं उन बच्चों की बोल रहा हूँ जो पढ़ाई करते हैं, उनकी बात करो। जो नहीं करते हैं, जिनको या तो मतलब नहीं है पढ़ाई से, या फिर जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना, कुछ और भी काम हो सकता है, खेलना कूदना भी हो सकता है आपको, तो उन लोगों को तो बिल्कुल ही याद नहीं होगा। पर जो पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहते हैं, उनका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट नहीं होगा। है कोई ऐसा बच्चा क्लेम कर सकता है? कोई हैंड रेस करो कि सर पूछ लो कुछ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप लोगों ने पढ़ाया है वो मैं बता सकता हूँ, सब कुछ ये बता सकती हूँ। सर कैन आई गेट योर बिटली लिंक बिकॉज इट इज माई फर्स्ट क्लास? यूर ऑलरेडी, विच लिंक डू यू वांट दक्ष? यूर ऑलरेडी इन द क्लास ना, विच लिंक डू यू वांट? डू यू वांट द लिंक ऑफ अटेंडेंस फॉर्म, समथिंग लाइक दैट? अच्छा, अटेंडेंस भर दी सबने? अटेंडेंस फॉर्म भर दिया करो। रोज ये हम अलग से डिस्कस थोड़ी करेंगे कि आप अटेंडेंस फॉर्म भरो, है ना। अटेंडेंस फॉर्म भर दिया करो। आई होप सबने भर दिया हो। So recording of previous classes. Recording of previous classes that you want. Okay, I'll contact with Mohit sir. Okay, he'll get in touch with you, and notes भी आपको मिल जाएंगे, previous classes के notes recording. ठीक है? No problem. Okay, so it's your first class Daksh. So you're lucky I would say, क्योंकि आज हम कैपेसिटेंस का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप बीच में आते तो आपको फिर थोड़ी दिक्कत होती समझने में, पर आज क्या है, कैपेसिटेंस का रिवीजन है। तो मैं बच्चों को फिर से बता रहा हूँ, क्लास जो बच्चे लीव कर देते हैं बीच में, पूरी क्लास नहीं लेते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आज हम कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज करेंगे। आज हम मैग्नेटिज्म चालू नहीं कर पाएंगे। अगर हो गया रिवीजन तो मैग्नेटिज्म चालू कर देंगे, इनिशियल इंट्रोडक्शन तो उसका कर ही देंगे। लेकिन अगर रिवीजन नहीं हो पाया तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए मैंने अलग से क्लास रखी है आप लोगों की। मैंने बोला था ना कैपेसिटेंस हो गया है, लेकिन फिर भी रिवीजन की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप मार्क्स बहुत कम बच्चों के हैं, और अटेंडेंस भी मैंने देखा बहुत कम बच्चों की आई है। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं, जो लोग तुम में से अधिकतर बच्चे जो आंसर करते हो, क्लास में आते हो, वो तो पढ़ रहे हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि या तो पहली दो क्लासेस, एक या दो क्लास हुई है जिनकी नए नए आए हैं, या फिर जो क्लास मिस कर रहे हैं। तो आज आप क्लास में आए हो, तो ये लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ इतना, उसका पर्पस केवल इतना सा है कि आने वाली क्लासेस मिस नहीं करनी है, और थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करो। ठीक है, जो कर हिमाचल ग्रुप स्टूडेंट्स, हाँ, एक जो फॉर्म अटैच किया गया उसको प्लीज फिल आउट कर दीजिए सब लोग। ठीक है, एक फॉर्म है कमेंट्स में, चैट में आपकी, उस फॉर्म को ओपन करेंगे हिमाचल के बच्चे, और उसको फिल करेंगे, हिमाचल से जो है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ, सो आई वाज सेइंग, आज हम कैपेसिटेंस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप घर पे भी करें, पुराने क्वेश्चंस जो भी मैंने दिए हुए थे उनकी भी। और अभी मैं चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को एक डीपीपी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस होंगे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने अगर किए हुए हैं तो फिर से आपको करने हैं, और नहीं किए हुए हैं तो फिर तो करने ही है। ठीक है, जो भी डाउट्स आएंगे वो अगली क्लासेस में कैटर किए जाएंगे। आप लोग पूछेंगे, सॉल्व करेंगे तो पूछेंगे भी, सही है ना, सॉल्व करोगे तभी पूछ पाओगे। ठीक है, चलो। अच्छा, रिवीजन कौन कौन करके आया है? हैंड रेस करो।
अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगे देखो तो फिर मैं जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा ऐसे कुछ भी पढ़ा के। मजा तो तुमको आएगा ना तुम्हें फायदा होगा। अंशिका, मुस्कान, शिखा, खुशी। रिवीजन से मतलब है पुराना आप जो पढ़ के आए हो, जो आपको लास्ट टाइम पढ़ाया गया था, आपने फॉर्मूला रिवाइज करा हो, वो भी कंसिडर किया जाएगा रिवीजन में। आपने फॉर्मूले रिवाइज करे होंगे तो भी चल जाएगा क्या, पर आप पढ़ के आए हो एक बार भी, या कल के बाद आज तक अभी अभी तक आपने देखी ही नहीं नोटबुक, है ना? पीडीएफ भी शेयर करी थी मैंने नोट्स की, देखी थी? चलो ठीक है, काफी बच्चों ने हैंड रेज किया, वेरी गुड। तो आज आपका ऑलमोस्ट यूं मान लो कि मिनी टेस्ट होगा। आज सर कम बताएंगे और पूछेंगे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है पूरा कैपेसिटी, है ना? तो देखते हैं कितना आता है तुम लोगों को, कितना नहीं आता है। रिवीजन हो जाएगा आज अब पूरा हमारा। चालू करते हैं, मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। सो अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स टुडेस, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। क्या स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? क्या लिखा हुआ है बच्चों? कैपेसिटेंस रिवीजन। ठीक है, दिख रहा है मतलब स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को पता ही है आपको, हम कैपेसिटेंस कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आज हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। माय नेम इज सुविके, आई वेलकम यू ऑल टू वंती क्लासेस। सब लोग आज अपनी नोटबुक निकाल के रखें स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में नोटबुक और पेन का बहुत काम आएगा। हाँ बोलो बच्चा। somebody has raised their hand, क्या पूछना है पूछो। बेटा हाथ ऊपर किया तो पूछो ना, क्या पूछना है। नहीं, गलती से हो गया था। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नोटबुक निकाल के रखेंगे सब लोग, क्योंकि नोटबुक और पेन बहुत काम आने वाला है। आज तुम लोगों से ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, है ना? आज सारा आपको कंप्लीट कर देंगे, ये जितना भी बचा हुआ है, कैपेसिटेंस का जो भी बचा हुआ है, रिवीजन भी सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सब जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पर उसमें से आप लोगों ने काफी लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो एक बार उसका भी रिवीजन करना है, ठीक है। कैपेसिटेंस सबने पढ़ा है, और जो नया बच्चा आया है उसको आज रिवीजन हो जाएगा। तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के पास आज की क्लास के बाद कि कैपेसिटेंस में कुछ भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज दिक्कत आ रही है आज पूछ लो। कुछ थ्योरी समझ में नहीं आता सर, एक बार कॉम्बिनेशन समझा दो, है ना? या फिर सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो बता दो, है ना? जो भी पूछना है आप आज पूछो, खत्म करो चैप्टर को। ऐसा नहीं कि इसको लेके चलना है बर्डन की तरह आगे, है ना? फिर से कैपेसिटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। इतने अच्छे से पढ़ाई किया करो जब तुम क्लास में हो या फिर जब वो चैप्टर चल रहा था, ठीक है। चलो, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपको कुछ क्लास के रूल्स फॉलो करने हैं बच्चों। जैसे कि आपको अपना एंगेजमेंट पूरा रखना है। एंगेजमेंट यानी आपका क्लास में ध्यान होना चाहिए, है ना? आपका कंसंट्रेशन, जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछली कुछ क्लासेस से, ठीक है, काफी ब्रेक हो रहा है, ठीक है, काफी ब्रेक हो रहा है। कंसंट्रेशन आपका रहना चाहिए क्लास में। कैमरा आप ऑन रखेंगे तो वेरी गुड, ठीक है। रिस्पॉन्सिव आपको रहना है, क्योंकि उन बच्चों का मैं आज स्पेसिफिकली नेम नोट करूंगा जो कि आज रिस्पॉन्सिव नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर आने वाले टाइम पे उनसे बातचीत होगी जिस भी तरीके से होती है, बट इट वुड नॉट बी गुड, ठीक है। तो बेटर बी रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पेक्टफुल टुडे, ऑल्सो मैनेज योर टाइम, ठीक है। कैपेसिटेंस में बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने सेशन 5 है ना, आज सेशन 4 नहीं, आज सेशन 5 है। तो कैपेसिटेंस में हमने एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग से, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अलावा हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, पोलराइजेशन समझा था, है ना? उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ निकाली थी कि क्या होता है, कैपेसिटेंस में कैसे चेंज आता है ना? और एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी में कैसे चेंज आता है, क्या एनर्जी स्टोर बढ़ जाती है क्या नहीं बढ़ती है, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज जो है रिवीजन लेक्चर है, तो मोस्टली बातें आपसे ही होगी। तैयार हो जाएं सब लोग।
अच्छा, क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं इंडिविजुअली पूछूं आपका नाम ले लेके, तो आप हैंड रेस करें जिसको आता है, नहीं आता है तो भी सुने, कम से कम ध्यान से आंसर सुने, है ना, हेल्प मिलेगी। अदरवाइज आपको इंडिविजुअली पूछा जाएगा और आपको आंसर करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई रिवीजन से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो केवल सुनना है और बोलना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेस करते हैं। एक ही बच्चे को पता है क्या बस? अंशिका को प्राइवेट ट्यूशन दे देता हूँ फिर मैं अलग से। बाकी बच्चे क्यों क्लास में आ रहे हैं अगर उनको नहीं आंसर करना है तो? कैपेसिटेंस क्या होता है ये तो पता होना चाहिए बच्चा, काफी बच्चों ने तो ली है क्लासेस। शिखा, प्रियांशी, सना, सुमेला, पीयूष, क्या हमको नहीं पता है कैपेसिटेंस क्या होता है? मुस्कान, बताओ, प्रियांशी बताओ। प्रियांशी, व्हाट इज कैपेसिटेंस? सर Q अपॉन V। तो फॉर्मूला हो गया। होता क्या है कैपेसिटेंस, मतलब हम डेफिनेशन वाइज बताओ ना बच्चा। सर कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की। कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, वेरी गुड। और कैपेसिटर क्या होता है? सर कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो वेरी गुड। कैपेसिटेंस को मतलब सर्किट में हम जोड़ते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस मतलब जिसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर डिवाइस होता है जिसमें चार्ज स्टोर किया जाता है। तो कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं हम? सर चार्ज स्टोरिंग के लिए करते हैं, वो तो और भी डिवाइसेस कर सकते थे चार्ज स्टोर तो। सर क्या आपने लगता है? बोल सर हाँ जैसे बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन आती है ना, उसको फिर रोकने के लिए इसलिए यूज किया जाता है रोकने के कैपेसिटेंस। लिए? स्टैटिक फ्रिक्शन तो ऑलरेडी रोक रही है हमें, उसको कैसे रोकोगे? सर उसको रोकने के लिए नहीं, ताकि उसको कम हो सके वो। अच्छा, कम हो सके ना, द वर्ड इज ओवरकम बच्चा। ठीक है, यस सर। वर्ड क्या है हमारा? ओवरकम। ओवरकम समझते हो? यस सर, सर ओवरकम। टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम सप्लाई दे सकें एकदम से, है ना, सडन यस सप्लाई दे सर। सकें हम चार्जेस की, है ना। उससे क्या आएगा? अच्छा खासा करंट आएगा, करंट आएगा, जो कि किस रेंज में होगा? 25 से 50 एम्पियर की रेंज में, है ना। तो ये करंट क्या करेगा? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके हमारे डिवाइस को स्टार्ट कर देगा। तो कैपेसिटर का होल सोल मतलब क्या है? टू जनरली स्टार्ट करना। कैपेसिटर क्यों यूज होता है? स्टार्ट करने के लिए डिवाइसेस को, यस सर। है ना। क्योंकि स्टार्ट करने में अच्छी खासी क्या लगती है? एनर्जी लगती है, पावर लगती है ना। करंट चाहिए होता है आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? यस ये सर। फॉर्मूला आप लोग बता चुके हो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी। एग्जाम्पल बता दो जल्दी से, आज अनम्यूट करके रखना है खुद को, आज बातें होंगी क्लास में। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूंगा, बातें तब होती है जब दो लोग बोलते हैं। अनम्यूट करके रखो खुद को, जिसको आंसर आ रहा है वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, कैपेसिटेंस का एग्जाम्पल बताओ। कहाँ पे कैपेसिटर होता है? कैपेसिटर का एग्जाम्पल बताओ। कहाँ पे बताया था मैंने, किस में होते हैं ये सब? सर फैन। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में स्टार्ट करने में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया। ठीक है, इनमें जो कंडेंसर जिसको बोलते हैं लोग बाग नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जो कैपेसिटर होते हैं वो इसमें यूज आते हैं, है ना, इन चीजों में यूज आते हैं। चलो बताओ, ये तो बढ़िया है, पता है आप लोगों को। और क्या पढ़ा था हमने कैपेसिटेंस के बारे में? और क्या पढ़ा था हमने? किस पे डिपेंड करता है ये? डिपेंड्स ऑन। आज रिवीजन है, देखो तुम लोगों के लिए कितना अच्छा है, जो पूरा पढ़ लिया वो आज एक बार में रिवाइज हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। सर डायमेंशंस के ऊपर। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। वेरी गुड। किस पर डिपेंड करता है भाई ये? जो पहली बार आज क्लास में आए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम पूरा कैपेसिटेंस स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुने। जो बच्चे नए आए हैं उनको नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं। जो बच्चे नए आए हैं वो सुने। ठीक है, आप सुनो, पढ़ो आज का लेक्चर पूरा, आपको एक तरह से रिवीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। प्लस किस पे करता है भाई? डायमेंशंस कंडक्टर पे, है ना। डायमेंशन। जो कंडक्टर है आपका उसके डायमेंशन, जो सिस्टम है आपका उसके डायमेंशन, या फिर ज्योमेट्री पे, या ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, एक ही बात है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि अ, अगर कैपेसिटेंस की मैं बात करूं, तो कैपेसिटेंस
डिपेंड करेगा आपका कि आप कैसा कंडक्टर बना रहे हो ना, क्या कैपेसिटर बना कैसा रहे हो, छोटा है बड़ा है, डायमेंशन क्या है, एरिया क्या है उसका, है ना, प्लेट्स के बीच में जो है वो डिफरेंस कितना, सेपरेशन कितना है, ये सब पे डिपेंड करेगा। आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है नहीं रखा है, सराउंडिंग में जो है उसका परमिटिविटी क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। चलो अच्छा, कैपेसिटेंस को हम समझते कैसे थे? जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे किसी कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब मैं ये जिससे पूछूंगा वो बताया, इसका कैपेसिटेंस है 4 फैराड। तो मैंने समझाया था आप लोगों को ये, अगर याद हो तो, कि भाई इसका मतलब होता क्या है। तो इसका आंसर कौन करेगा? हैंड रेज करो। इसका आंसर कौन करेगा? अरे यार, आप लोग तो बिल्कुल ही मतलब बात ही करने में प्रेफर नहीं कर रहे हो। दिशा, क्या दिशा बता सकती है कि इसका मतलब क्या होता है कि C = 4F लिखा हुआ है? दिशा क्लास में आई थी पहले? दिशा, आंसर करो बच्चा। प्रियंशी और अंशिका और शिखा बताना चाहते हैं, बाकी और कोई बताना नहीं चाह रहा है। शगुन, ठीक है, आंसर कर। अगर आंसर नहीं करना है तो फिर क्लास में लेने का भी क्या मतलब है बच्चा? आप सीख ही नहीं पाओगे कुछ, तो बहुत नुकसान है फिर तो ये तो। अगर क्लास में हम हैं और हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब गलत बात है। आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी बच्चों को नहीं पता है, फाइन, नो प्रॉब्लम। हम रिवीजन इसलिए तो कर रहे हैं कि पता चल जाए। हम्म, चलो बताओ, प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी, सर मुझे नहीं पता इसका। हैंड रेज कर रखा है आपने तो। सर गलती से हो गया। गलती से हो गया, चलो कोई ना। अंशिका, अंशिका भी खामोश है आज बहुत। Sir, capacitance is equal to 4F minus 2Q upon a V. है 4F - 2Q/V मतलब? Sir, by formula अगर ये निकालना हो तो अरे नहीं बच्चा, क्वेश्चन का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 4F लिखा हुआ है, यानी कि 4 फेराड लिखा हुआ है। फेराड क्या होता है? तुम लोगों को ये भूल गए हो क्या तुम लोग सब चीजें? फेराड कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है ना बच्चा। यस सर। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? फेराड, FARAD, है ना, F से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। 2 फेराड, 5 फेराड, ऐसे कैपेसिटेंस निकालते हैं। मुझे पता था तुम लोग, लग ही रहा था रिवाइज करके नहीं आते हो, बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, जो पुराना सब भूल गए हो। तो कैपेसिटेंस अगर इक्वल्स टू 4 फेराड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब समझा सकता है कोई? मैंने चार्ज समझाया था। चार्ज और वोल्टेज 1 है। दोबारा बोलो। चार्ज और वोल्टेज जब 1 हो। चार्ज और वोल्टेज जब 1 हो तो फिर 4 क्यों आएगा? फिर तो 1 आएगा ना। दक्ष बोल रहा है 4 कूलम चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो दक्ष, वर्बली, या फिर ऐसे आप चैट में ही बात करते हो? हम्म, चलो कोई ना, बढ़िया आंसर दिया आपने। दक्ष से बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर लेना पड़ेगा उसका। दक्ष केवल व्हाट्सएप पे या चैट पे ही बात करता है। चलो बढ़िया, पर कम से कम किसी बच्चे ने बताया तो सही, है ना, सही आंसर तो दिया। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए भाई, ये तो आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था, ये तो आपको आना चाहिए बच्चों, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। कैपेसिटेंस अगर 4 फेराड है, इसका मतलब ये होता है कि C = Q/V होता है ना, ये तो याद है हमको, अभी ऊपर भी लिखा हुआ है देखो। तो इसका मतलब ये होता है कि 4 कूलम चार्ज आ रहा है, किसी कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, और ये स्टोर करने में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस राइज कर गया है। वो 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ गया है, यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है 4 कूलम चार्ज को स्टोर करने में। क्या समझ में आई बात सबको? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस यस। सर। समझ में आई? 4 कूलम का चार्ज, जो कैपेसिटर है ना हमारा, कैपेसिटर का ये सिंबल होता है, सबको पता है। तो इस पे 4 कूलम चार्ज को स्टोर करने में हमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा है ना, 1 वोल्ट का पोटेंशियल गेन हुआ है,
तो अगर कम से कम पोटेंशियल गेन में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर होता है तो उसका कैपेसिटेंस कम होता है या ज्यादा होता है? फिर से बोलूं क्या, समझ में नहीं आया? अगर कम से कम पोटेंशियल गेन हुआ है और ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो पा रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ा या कम हुआ? बड़ा। बढ़ा, इंक्रीज। है ना, इंक्रीज हो। ठीक है, चलो ये बात भी याद हो गई है। ऐसा यूनिट फैराड होती है, क्लियर है ये? यस सर। उसके यस बाद सर। हमने पढ़ा था, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये सब लोग सब चीजें आप लिखे हुई ऑलरेडी। जिसके पास नोट्स नहीं हो घबराना मत, नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं, फिर से शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे नोट्स और लेक्चर्स। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। चलो, हटाते हैं इसको। फिर हमने बात करी थी अगली, स्फेरिकल कैपेसिटर्स का। क्या याद आ रहा है? यस सर। क्या बात करी थी भाई स्फेरिकल कैपेसिटर्स की? स्फेरिकल कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बता दो पहले तो, क्या होता था? भूल गए? 4 pi epsilon naught ER। कौन सा बच्चा बोला ये? फिर तो बोलो। C is equal to Q into 4 pi epsilon naught R over 2, या क्यों फिर कहाँ C से आ गया बच्चा? is equal to 4 pi epsilon naught R। आर क्या होता है इसमें? शगुन, आर क्या होता है? सर रेडियस। किसकी? फिर जो स्फेरिकल कैपेसिटर है या स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस ही तो होती है आर, है ना? तो इस केस में भी किस पे डिपेंड करेगा? ये मीडियम पे डिपेंड करा, मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड किया, अरे हाँ या ना, है ना? और डायमेंशन पे डिपेंड किया, ये डायमेंशन ही तो है इसकी, है ना? अच्छा चलो ठीक, कैपेसिटेंस तो आप लोगों को पता है ना, निकाल भी ली थी आप लोगों ने। किससे निकाली थी वैसे ये हमने, डिराइव कैसे की थी, याद आ रहा है किसी को? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से derive। वॉल्यूम और एरिया, एरिया भी लिया था क्या कहीं? हाँ यस सर, 4 pi R स्क्वायर। वॉल्यूम बाय एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ी थी क्या इसमें हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ी थी क्या डेरिवेशन में इसके? याद आ रहा है कुछ? नहीं? पोटेंशियल की जरूरत पड़ी थी? पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ी क्या? पोटेंशियल की जरूरत के बिना कैसे बना निकाल लोगे कैपेसिटेंस? सर पढ़ी थी। देखो ऐसे समझा करो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर कोई चीज डिराइव करनी है ना, कोई नई चीज आपको दे दी डिराइव करनी, कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी, ये आपको पता है ना, ये पता है। अब कोई भी चीज का कैपेसिटेंस पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें क्यू भी आना चाहिए और वी भी आना चाहिए, तभी तो डिफाइन होगा, तभी तो डिराइव होगा। ठीक है, अब आपको स्फेयर दे दिया, स्फेयर में आपको पता है ये चीज कि भाई रेडियस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो इससे अगर रेडियस निकालना है तो कहाँ से निकालोगे? पोटेंशियल से तो निकालोगे। क्या होता है भाई पोटेंशियल? स्फेयर का पोटेंशियल क्या होता है? पॉइंट चार्ज का या स्फेयर का पोटेंशियल क्या होता है? बोलो, भूल गए हो क्या सब? सर 1 upon 4 pi in epsilon naught QR। के क्यू बाय आर, ऐसे सर बोलना चाह 1 रहे हो? upon 4 pi epsilon naught इनवर्स में Q upon R। ठीक है, तो क्यू अगर पता है, वी अगर पता है, तो कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है। सेम तरीके से हमें स्फेयर का भी निकाला। ठीक है, तो कितना होता है भाई? C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्या होता है? रेडियस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है मीडियम की। ठीक है, तो ये कुछ दो चीजें हैं जिसपे कि डिपेंड करेगा आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कोई कंडक्टर, है ना? चार्ज स्टोर कर पाएगा तभी तो ट्रांसफर करेगा चार्ज, है ना? चार्ज स्टोर करेगा तभी तो करंट दे पाएगा आगे। कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? ऐसे दो प्लेट्स लगी होती है, उसका उसको डेपिक्ट किया गया एक तरह से। ठीक है, सिंबल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंबल तो होता ही है किसी भी चीज का, ना रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस का तरीका होता है। ऐसे ही ये सिंबल है कैपेसिटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड, अगला लास्ट पॉइंट था स्फेरिकल कंडक्टर का कि इसको हटाया क्यों गया, ऑब्सोलीट क्यों है, व्हाई नॉट
स्फेरिकल कैपेसिटर। आज रिवीजन क्लास है तो आंसर करना पड़ेगा। हाँ भाई, कौन बताएगा? व्हाई नॉट स्फेरिकल कैपेसिटर? शिखा को पता है बस। तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लग रही है बच्चों, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? सुमेला, पीयूष, सुमेला बताएगी। जो क्यों हटाया हमने स्फेरिकल कैपेसिटर को? क्योंकि सर उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है ना वो मतलब इधर उधर जाती रहती हैं और उसमें जो चार्ज होता है वो उसमें ढंग से स्टोर नहीं रह पाता है। ढंग से स्टोर नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड नहीं है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो इज नॉट कन्फाइंड, है ना। जो चार्जेस हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसे बनती है ना, रेडियली आउटवर्ड्स, हर डायरेक्शन में जाएगी। स्फेयर है ना, हर डायरेक्शन में जाएगी, तो कन्फाइंड रह पाएगी ये बच्चों? नहीं रह पाएगी। इन्फिनिटी तक टर्मिनेट होगी ना जाके ये। अरे हाँ या ना? यस यस सर। कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है और उस पे कुछ चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ऐसे, तो ये टर्मिनेट कहाँ जाके होना चाहती है? ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके होना चाहती है, किसी नेगेटिव चार्ज पे, है ना। आसपास तो कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती जाएगी दूर तक जितना जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड ही नहीं है ना। आप एनर्जी को स्टोर ही नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी आपकी डिसिपेट हो रही है, वेस्ट हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कैपेसिटेंस तो आएगा जरा सा, साइज होगी बहुत बड़ी, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बहुत कम आएगा। ये नहीं हो पाएगा, कैपेसिटेंस कम आएगा। तो कैपेसिटेंस कम आएगा तो फिर उस कैपेसिटर का मतलब ही क्या है? समझ रहे हो? आप ऐसे स्टूडेंट का क्या मतलब है जो पढ़ाई ही नहीं करता कभी भी, या करना ही नहीं चाहता? फिर वो स्टूडेंट कैसे हुआ? या ऐसे टीचर का क्या मतलब है जो कि पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, ना पढ़ाते हैं कभी भी, है ना? फिर वो टीचर कैसे हुए? समझ रहे हो आप? सबको अपना अपना काम करना है। जैसे कैपेसिटर है, उसका काम है चार्ज स्टोर करना के, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर के इरादे कुछ और थे। स्फेरिकल कैपेसिटर बोलता था कि मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, देखो मैं आलसी हूँ, ठीक है, मेरी जो है कैपेबिलिटीज बहुत कम है, तो मैं बहुत कम चार्ज को स्टोर कर सकता हूँ। काम चलाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाय बाय बोल दो। तो हमने बाय बाय बोल दिया उसको, ये काम नहीं चल रहा था हमारा। फिर कौन आया मार्केट में हमें बचाने? किसने सेव किया फिर हमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ही बढ़िया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम में लिखा हुआ है कि पैरेलल प्लेट्स होने वाली है, नाम में लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो भी लेके आया काफी अच्छा काम किया उन्होंने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसे दिखते थे, ऐसे उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो आगे, सिंबल होता है। इसमें हमने देखा कि दो प्लेट्स लगा दिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या किया? दो प्लेट्स लगा दी, तो दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया बैटरी से। तो इसमें क्या होता है भाई? जो चार्ज होता है वो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आने लगता है। एक तरह से इंडक्शन ही होता है इसका भी। पढ़ा था ना हमने क्यों होता है ऐसा? अरे हाँ या ना? यस सर। पढ़ा था ना। बैटरी लगा दी थी हमने, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल था, तो इस प्लेट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? यहाँ पे आने का ट्राई कर रहे थे अपोजिट चार्जेस की वजह से, और यहाँ पे इस प्लस चार्ज की वजह से इधर अट्रैक्ट हो रहे थे, और फिर आगे ट्रांसफर हो रहे थे, तो ट्रांसफर होके एक तरह से इस नेगेटिव प्लेट पे जाके इकट्ठा हो गए थे। और ये नेगेटिव आया कैसे इधर? ये भी हमने पढ़ा था, है ना। इसका हमने तरीका भी निकाला था कि कैसे हम इसको चार्जेस को इंड्यूस भी कर सकते हैं, है ना। और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। एक तरफ तो प्लस चार्जेस स्टोर होते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह से होता है। वर्क कैसे करता है ये कि किसी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर आप पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल गेन जो है वो कम कर दो, अगर नेट पोटेंशियल कम कर दो, नेट पोटेंशियल, तो आपका चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो कैपेसिटेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हम एक्सटर्नल सोर्सेस की तरह वजह से कर रहे हैं, है ना। एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प लेके हम ये काम कर रहे हैं, और ये कब कर रहे हैं? जब हम
अगर चार्ज को कांस्टेंट रख पाए। फाइनल में चार्ज बढ़ेगा या कम होगा वो बात की बात है, लेकिन जब हम कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं किसी चीज का, कैपेसिटेंस हम बढ़ा रहे हैं किसी चीज का, उस टाइम पे हम चार्जेस को कांस्टेंट रख के कर रहे हैं, पोटेंशियल जो हम कम कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल पढ़ा था ना आप लोगों ने, याद आ रहा है किसी को प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स? अरे याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लेट्स से इसका एरिया ए हो और इसके बीच में सेपरेशन डी हो। जो दोनों प्लेट्स होती हैं बच्चों, उसके बीच में डी सेपरेशन होता है, पढ़ा हुआ ये भी आप लोगों ने। तो इसका कंडीशंस क्या क्या होते हैं पैरेलल प्लेट के, जल्दी से बता दो। कंडीशन होता है क्या इसका कुछ? एरिया इक्वल होना चाहिए दोनों का, और डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए देन द एरिया। वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स शुड बी वेरी लेस देन द एरिया, और एरिया दोनों प्लेट्स का सेम होना चाहिए, वरना दोनों पे अलग अलग चार्जेस होंगे। चार्जेस स्टोर करने का जो होगा अमाउंट भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो एरिया बराबर होगा दोनों का, A1 A2, ठीक है। और डी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा डी, यानी कि बहुत ही क्लोज रखना है, दोनों प्लेट्स को बहुत क्लोज रखना है। अच्छा, ऐसा हमने करा था, ऐसा क्यों किया था? जो एरिया हमने डिस्टेंस कम रखा था, वो फॉर्मूले से कैसे पता चला हमें कि बढ़ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, यूज क्यों किया हमने ये? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी और कन्फाइंड थी। क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों थी? क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट्स या प्लेट्स थी, और जो इनफाइनाइट होती है तो उनमें जो अपर रीजन है, टॉप और बॉटम रीजन, वहां पे कर्व हो सकता है, लेकिन अच्छा खासा आपका क्या रहेगा, पूरा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा आपका, है ना। और इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंफाइंड हुई, मतलब प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंफाइंड हो गई, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में आ गई। प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेस्ट हो रहा था स्फेरिकल कैपेसिटर में, है ना, इधर उधर चली जा रही थी, ऐसे समझो, तो वो पैरेलल प्लेट में कंफाइंड हो गई। तो हमने एनर्जी भी बचा ली, कैपेसिटेंस भी बढ़ा लिया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आया सबको? तो आगे नेक्स्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी बता दो फिर, कौन बताएगा? अरे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भूल गए? E नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो इससे भी पता चल रहा है हमें कि D अगर छोटा होता गया, कम होता गया, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज। ठीक है। इसका भी तरीका पता याद होगा आप लोगों को, कैसे डिराइव किया था हमने, याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी पहले दोनों प्लेट्स में से, है ना। यस सर। एक प्लेट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो वो कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ा था ये तो, है ना। टोटल कितनी आ जाएगी, ई नेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी की वजह से आया है, उसको हमने इवेल्युएट किया था ई मल्टीप्लाई बाय डी से, है ना। ई मल्टीप्लाई डी में से ई में हमने वैल्यू रख दी थी इसकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। और ये सब करते हुए हमें क्या मिला फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। चलो, यहाँ तक भी क्लियर हो गया सब कुछ। इसके आगे, इसके आगे हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, जैसे कि अगर टी बहुत छोटा है ए से, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम देखा था हमने, मैंने आपको बोला भी था, किसी ने किया नहीं होगा ऑल्दो, कि आपके जो कंडेंसर्स होते हैं या कैपेसिटर होते हैं जो पंखे में लगते हैं, आपने देखे भी होंगे, ऐसे करके कुछ दिखते हैं, ठीक है। उनको जब आप खोलोगे तो आप देखोगे कि मेटल की थिन शीट्स बहुत लंबी रोल्ड अप है, और उनके बीच में बहुत कम गैप है, बहुत कम। जो डी है वो बहुत कम है, ठीक है। वरना वो रोल्ड अप है पूरा, उसके ऊपर कोटिंग वगैरह होकर कैपेसिटर बनता है। तो दोनों शीट्स के बीच में जो गैप रखते हैं वो लोग बहुत कम रखते हैं, जिससे क्या होता है, कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आया, सबको रिवाइज भी हो गया। इसके बाद हमने क्या बात किया था बच्चों, इसके बाद हमने कॉम्बिनेशन की बात की थी शायद, या कुछ और मिस कर दिया है मैंने, बताओ।
क्या मैंने कुछ मिस किया है या हमने यही बात करी थी, कॉम्बिनेशन की करी थी? कोई बताएगा या मैं खुद से ही पढ़ा लूं खुद को ही? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। है ना, क्या? यस सर, क्या कॉम्बिनेशन में क्या बात करी थी? सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल। एक तो फर्स्ट वाला है हो गया जैसे सीरीज, यानी कि हमने कैपेसिटर्स को किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में, जैसे रजिस्टर्स को करते थे, याद आ रहा है? रजिस्टर्स को करते थे R1 R2, है ना? यस सर। वैसे हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर्स को C1 C2 C3 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में क्या सेम रहता है और क्या डिफरेंट रहता है? सेम क्या रहता है और क्या डिफरेंट रहता है? चार्ज सेम रहेगा। वोल्टेज सेम रहती है। बताओ, वोल्टेज डिफरेंट रहेगी। एक एक करके बताओ, तुम सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हो। सोनाली बताएगी, सोनाली बात नहीं कर रही है बहुत टाइम से, बहुत दिन हो गए। सोनाली, क्या आप बता पाओगे? चार्ज? सोनाली, कुछ बोलते बोलते रह गए हो आप, कंप्लीट करो अपनी बात को। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, बोल दो सर नहीं पता है, ठीक है। चार्ज सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा, सही बोल रही क्या सोनाली? शिखा, शिखा, यस सर। अरे शिखा, जवाब दो। यस सर। क्या सेम रहेगा? यस सर, क्या क्या सेम रहेगा? सर वोल्टेज। वोल्टेज सेम रहेगा। किधर ध्यान है शिखा? पक्का वोल्टेज सेम रहेगा, सही बोल रही क्या शिखा? अंशिका, शिखा और अंशिका, ऐसा लग रहा है दोनों एक ही नाम से बने। यस अंशिका, सर। सर सेम चार्ज रहेगा। भी सेम रहेगा। बहुत खेले हुए कॉन्सेप्ट है तुम लोगों के यार। नो सर, चार्ज सेम रहेगा। तो वोल्टेज क्यों बोल रहे थे पहले? सर मैंने नहीं बोला। मतलब जिसने भी बोला है। और डिफरेंट क्या रहता है? सर वोल्टेज। वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है आपका, वो डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपके कैपेसिटर्स की सारी प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है सेम तरीके से। जैसे कि ये इस टर्मिनल से कनेक्टेड है ये वाली प्लेट, तो इसकी ये वाली जो प्लेट है वो इस टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, वो इससे कनेक्टेड है, इस वाली से। जो लास्ट वाली है वो कनेक्टेड है इससे। तो जब आपका सेम प्लेट से कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे रहेगा? कैसे पोटेंशियल सेम दे पाएगा उस जगह पे? आई बात समझ में? तो पोटेंशियल आपका डिफरेंट रहता है, लेकिन चार्ज आपका कंजर्व रहता है, चार्ज सेम रहता है। जितना बैटरी ने प्रोवाइड किया है इधर, उतना इस पे रहेगा और उतना इस पे रहेगा। तीनों पे चार्ज जो है सेम रहता है। चलो सेकंड बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल के केस में क्या होता है, अब तो तुम बता ही दोगे, उल्टा हो जाएगा। यस सर। चार्ज क्या होगा अब इस बार? डिफरेंट होगा। और अगर हम दूसरी चीज पूछें तो चार्ज अगर डिफरेंट है तो वोल्टेज सेम। सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अब जो है कॉमन नोड से कनेक्टेड है। कॉमन नोड से कनेक्टेड है आपका क्या? बैटरी। बैटरी जो है वो कॉमन नोड से कनेक्टेड, ठीक है? तो ये जितना सप्लाई यहाँ पे इस पॉइंट पे करेगा उतना ही इधर जाएगा, उतना इधर जाएगा। सेम तरीके से ये वाला भी कनेक्टेड है डायरेक्ट बैटरी से, ठीक है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो गई है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई है। फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। सीरीज के केस में फॉर्मूला क्या होता है भाई? वन अगर of these is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. ये सीरीज का है पैरेलल का है? Series. सीरीज का क्या होता है भाई? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में तो क्या हो जाएगा?
1/C1 + 1/C2 + 1/C3 सही है ये? सब लोग सही बोल रहे हैं इसको या गलत है? सर सही है, सर सही है। वेरी गुड। तो ये तो आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज का। अगर पैरेलल हो तो C1 + C2 C2 plus C3 C1 + C2 + C3 पैरेलल होगा तो आपका बेसिकली रेजिस्टर्स का उल्टा हो जाता है। रेजिस्टर्स में उल्टा होता है ना, पैरेलल की केस में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आता है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सीरीज के केस में आता है ऐसा। ठीक है, पैरेलल रिलेटिवली इजियर होता है। समझ में आया सबको? अरे yes हाँ ना sir, बोलो, समझ में आया? yes sir, यस सर। यस ठीक है, ओके। तो 1/C1 = 1/C2 = 1/C3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका क्या, कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे चले। आगे क्या पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन के बाद में, क्या पढ़ा था? क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, उसके बाद क्या पढ़ा था? dielectric incapacitance, कैपेसिटेंस में क्या पढ़ा था? dielectrics, डाइलेक्ट्रिक के पहले भी तो पढ़ी है चीजें बच्चा, भूल गए? जी स्टोर इन चार्ज के। तो सबसे पहले हमने जैसे पढ़ा कि अगर कोई कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है, तो जब बैटरी उसको V वोल्टेज या V पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज सप्लाई करेगी Q, चार्ज सप्लाई करेगी Q, ये जो Q होगा ये कैसे निकाला जाता है, कितना मैक्सिमम चार्ज सप्लाई कर सकती है बैटरी, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है मैक्सिमम कैपेसिटर, बोलो? CV। CV। तो इसमें V क्या होता है? पोटेंशियल पोटेंशियल, डिफरेंस। potential, है ना? या फिर आप बोल सकते हो EMF ऑफ द बैटरी, बैटरी का EMF भी बोलते हो। बैटरी का जो EMF है, ठीक है, वो भी एक तरह से क्या डायरेक्टली एक्ट कर रहा है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करना है, राइट? चलो, इसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कौन बताएगा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर। वेरी गुड। और एक और फॉर्मूला बताया था, बताओ, सो रहे हो यार सब लोग, ऐसे काम चलेगा? Q² / 2C। 2C। बहुत अच्छा लगा मुझे कुछ नए आवाजें सुन के। सेम सेम लोग आंसर कर रहे हैं, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो बेटा। अगर ये बोरिंग लग रहा है, जिसको आता है उसको बोरिंग लग रहा है अगर ये, तो ये एक सही हैबिट नहीं है डेवलप करने की। अगर कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी आपको समझाया जा रहा है, हम रिविजन भी कर रहे हैं, अगर उसमें पार्टिसिपेट करो, वो तुम्हें केवल स्ट्रांग ही बनाएगा उस टॉपिक। सोचो ना, अगर अभी रिविजन कर लिया तो बाद में करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एक बार हो गया फिट एकदम, है ना? कुछ टाइम बाद अब रिवाइज करना फिर एकदम, तब तक तो याद रहेगा ये। चलो जल्दी जल्दी बात करते हैं इस बात पे। CV² हाफ CV² हो गया एनर्जी स्टोर्ड, और Q² / 2CV हो गया। C तो आपका कैपेसिटेंस होता है, Q आपका चार्ज स्टोर होता है, B आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीजें बताती है। डिराइव कैसे किया था हमने? फोर्स से, है ना? फोर्स लगा दिया दो प्लेट्स पे, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, एक फोर्स हमने एक्सटर्नली लगाया था, और जब दोनों को इक्वेट किया तो इक्वेट करके हमने जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था F = QE, इसकी हेल्प से हमने निकाल लिया फोर्स। और जब हमारा फोर्स आ गया तो फोर्स की हेल्प से हमने वर्क डन की हेल्प से, फॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल = फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी डी डिस्टेंस पे होता है ना बीच में, तो इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया। ठीक है, और वर्क डन जो है, जितना वर्क करोगे वो सिस्टम में एनर्जी की तरह से स्टोर होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेज है हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है ना, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही एनर्जी की हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, हाफ CV²। ठीक है, आता है सबको ये? अच्छा, एक और टॉपिक था छोटा सा, एनर्जी डेंसिटी, वो किसको पता है? क्या हमें एनर्जी डेंसिटी पता है या भूल गए हम? half epsilon naught by E square. हाफ एप्सिलॉन नॉट बाई स्क्वायर। Yes sir. कौन कौन बोल रहा है सही बोला गया है ये? कौन कौन बोला सर ये गलत है? मैं दूसरा वाला मैं बताता हूँ, या मैं बताती हूँ।
अरे हाँ ना तो बोलो यार, सर चीटिंग। हाफ हाँ, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई ई स्क्वायर। स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्या था? सर हाफ एप्सिलॉन नॉट बाय ई स्क्वायर ही था। चेक करो, नोट्स में चेक करो। सर हम गलत है, आप ही सही बता दो। सबने गलत बताया, तुमने, दिक्कत ये है। सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। डिराइव करते हैं 2 मिनट, अभी अभी तुमने जितना गलत बताने में टाइम लगाया ना, उतनी देर में डिराइव हो जाता है, पता है फॉर्मूला? देखो कैसे डिराइव किया था, याद करो मेरे साथ। प्लेट्स थी जिसका एरिया था ए और डिफरेंस था, सेपरेशन था डी, ठीक है? ये हमें पता था। हमें पता था एनर्जी स्टोर जो होती है इस प्लेट में, इस कैपेसिटर में, वो क्या होता है भाई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्या यहाँ तक कोई डाउट? अरे नो बोलो, सर। है ना? क्यू को हमने क्या रख दिया था, सिंस इस पे कुछ चार्ज डेंसिटी आएगी, कुछ चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, कनेक्ट करने के बाद, तो ये जो चार्ज डेंसिटी है इसको सिग्मा बोलते थे हम, जो कि होती है क्यू बाय ए। तो क्यू क्या हो जाता है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये क्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए का होल स्क्वायर अपॉन 2c। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, सी की जगह मैंने रख दिया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, तो ये बन गया आपका सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने आपको बोला कि आपका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वो होता है ए मल्टीप्लाई बाय डी, यही तो होगा कैपेसिटर का वॉल्यूम, है ना? तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, अगर मैं इसको कैसे ना कैसे एडी से डिवाइड कर दूं या वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरी एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। मैंने फॉर्मूले में ही बना लिया था जैसे तैसे। कैसे बनाया था, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टी, ये ऊपर था, नीचे था 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये सब था। तो मैंने क्या किया, आपको मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि मैं एडी से डिवाइड कर सकता हूँ इसको। ठीक है, एडी से डिवाइड कर सकता हूँ। अब इसमें क्या होगा, ए से तो एक ए कट जाएगा, ऊपर तो एडी बचा, है ना, और एक सिग्मा स्क्वायर बचा, और नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कैपेसिटर की, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, यू अपॉन ए डी इक्वल्स टू हाफ ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा डिराइव कर दिया आपके सामने ना, आप डिराइव भी कर सकते हो, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। अगर फॉर्मूला भूल जाते हो, कॉन्सेप्ट पता है, तो डिराइव भी कर सकते हो। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही तो डेंसिटी होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना डेंसिटी। अरे बचपन में पढ़ा था यार, आना बोलो, है ना, यस मास पर यूनिट सर। वॉल्यूम। तो यस। ऑब्वियसली जो हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं उसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटर का एरिया ए दे दिया, डी दे दिया, उसका डायमेंशन यानी डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ए मल्टीप्लाई बाय डी वॉल्यूम होता है। तो अगर ए डी से डिवाइड कर दोगे तुम एनर्जी को, तो डेंसिटी आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी, है ना। और ये हमने डिराइव कर लिया कि हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आ रही है ये। ठीक है, हाफ ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अगर, तो आप एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो कैपेसिटर। ठीक है, हाँ भाई, इसके बाद क्या पढ़ा था, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। पूरी क्लास में मैंने ही बात करी है, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो। इसके बाद हमने एनर्जी लॉस पढ़ लिया था, एनर्जी लॉस पढ़ लिया था इसके बाद हमने। अरे हाँ या ना, एनर्जी लॉस पढ़ा था ना? यस सर। हाँ, कितना एनर्जी लॉस हो रहा था, एनर्जी लॉस कितना हो रहा था भाई, 50% हो रहा था, नहीं हो रहा था वर्क डन का, यस सर। है ना? यस 50% हो रहा था ना, वर्क डन तो होता था पूरा सीवी स्क्वायर। वर्क डन तो सीवी स्क्वायर जा रहा था, कैसे आ रहा था कि चार्ज जो स्टोर होता है मैक्सिमम वो तो सीवी था, है ना, और वर्क डन क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी।
तो इसमें वर्क डन कितना आ गया था, CV मल्टीप्लाई बाय V, क्योंकि डेल्टा V तो V था, पोटेंशियल डिफरेंस V था ना, बैटरी का ही पोटेंशियल V था, तो CV² आ गया वर्क डन। और इसका हमने डिस्कस किया था कि भाई 50% ही बचता है ये, है ना, क्योंकि एनर्जी स्टोर जो है वो हाफ CV² है। तो वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर, यही तो आपका आएगा लॉस। कितना लॉस हो गया, इतना तो तुमने दे दिया बच्चे को, CV² दे दिया, और बच्चे ने केवल हाफ CV² ही वो स्टोर कर पाया, तो आधा तो लॉस कर दिया उसने, यानी कि हाफ CV² लॉस। ठीक है, अभी जो लॉस होता है ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बताओ, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है ये, अरे बोलो। मैं नहीं पढ़ा रहा ऐसे, मैं फिर जा रहा हूँ छोड़ के क्लास, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा, नुकसान मेरा थोड़ी ना है। अंशिका, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को मेरी? नो आइडिया। किसी को नहीं पता है? शिखा, नो सर, नहीं पता। बेटा एनर्जी जो लॉस होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बताया तो था ये। हाँ दक्ष, वेरी गुड। अरे बात तो करी थी हमने, कैपेसिटर गर्म हो जाते हैं हमारे, जनरली अधिकतर लॉसेस हीट लॉसेस ही होते हैं, अधिकतर जो लॉसेस होते हैं बच्चा एनर्जी के, वो हीट लॉसेस ही होते हैं, हीट में कन्वर्ट ही होते हैं वो, है ना। हाँ, याद आ रहा है, बताया था ऐसा, या भूल गए हो सब? सर कमाल करते हो यार, कमाल करते हो आप लोग। ठीक है, एनर्जी लॉस पढ़ लिया था हमने भाई, एनर्जी लॉस के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, वो लास्ट टॉपिक सर ने पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में उन्होंने बताया था, क्या बताया था, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये भी नहीं पढ़ के आए हो क्या, अभी तो कल ही पढ़ाया है। सर डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर होता है, पर वो किसी मतलब एक मीडियम में आने के बाद वो कंडक्टर की तरह काम करता है। कंडक्टर की तरह काम करता है? नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब नहीं। कंडक्टर की तरह नहीं, वो मतलब ऐसे ही इंसुलेटर होता है। हाँ इंसुलेटर होता है, ठीक है, बच गया मेरे को, तुम छोटा सा माइनर हार्ट अटैक दे देते हैं अभी। सर वो सॉरी कैपेसिटर सर। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है। वेरी गुड। और कोई? शिखा, शिखा नहीं बोला था क्या पहले भी? नो सर। बताओ। सर डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम या फिर इंसुलेटर होता है, हाँ, जो चार्जेस को इंड्यूस करता है। तो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या था भाई, डाइलेक्ट्रिक का पर्पस क्या था? डाइलेक्ट्रिक ऐसा डिवाइस था या ऐसा सब्सटेंस था या ऐसी चीजें होती है जो भी आप बोलना चाहो, जो कि क्या करती है, आपकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने में काम आती है। It is like an insulator only, it's not a conductor, ठीक है, it's not a conductor at all। कभी भी डाइलेक्ट्रिक्स कंडक्टर नहीं होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं, बस इनके अंदर क्या होता है, चार्ज जो है इंड्यूस हो सकता है, चार्ज इंड्यूस होता है अगर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है ना। एक तरह के ऐसे ये सब्सटेंसेस से बने होते हैं, एक ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जिसमें चार्ज को इंड्यूस किया जा सकता है एक्सटर्नल फील्ड की हेल्प से। तो अंदर क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है अगर, तो वो क्या करती है, वो क्या करती है, आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देती है, वो आपका क्या कर देती है, डिक्रीज। डिक्रीज कर देती है। बहुत ही बढ़िया, चलो अब थोड़ा बोलने लगे हो तुम, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर देती है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए बैटरी को चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, पढ़ा था ना ये। यस सर। बैटरी को क्या करना पड़ता है, चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बैटरी कोई चार्ज अब अलग से तो लाएगी नहीं, जितना था तो दे दिया था, आपने बताया सर कंजर्वेशन होता है चार्ज का, ऐसा थोड़ी है आप कहीं मार्केट से खरीद के ले आओगे। तो बैटरी क्या करती है भाई, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस आया ना, पोटेंशियल में डिफरेंस आया है, पोटेंशियल में डिफरेंस आया तो पोटेंशियल वापस से बराबर करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था भाई कि बैटरी का और इसका दोनों का पोटेंशियल V होता है, तब तक चार्ज फ्लो करता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी V-V जीरो हो जाए तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज आ गया तो इसके पोटेंशियल में भी चेंज आ जाएगा, चेंज हो जाएगा ना पोटेंशियल। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी चार्ज उठाएगी यहाँ से, डेल्टा क्यू चार्ज, है ना, कुछ चार्ज उठाएगी और इधर ट्रांसफर कर देगी। तो फिर पोटेंशियल कब तक करती रहेगी, जब तक कि पोटेंशियल फिर से V नहीं हो जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली फिर जीरो हो गया तो फिर चार्ज फ्लो रुक जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इसका चार्ज स्टोर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के लाने से। कितना हो जाता है कैपेसिटेंस चेंज, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो नया कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाता है,
सर सी नॉट के, के सर के टाइम्स। है ना, के सी नॉट या के सी दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा के क्या होता है हमेशा, ग्रेटर देन या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। लेस देन पढ़ाया था मैंने तो, सर No, ग्रेटर देन होता है। पक्का? यस सर। पूजा यस सर। पक्का, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि वैक्यूम का ही 1 होता है ना, उससे तो ज्यादा ही होगा ना भाई, कोई ना कोई चीज तो होगी ही सही, कुछ तो पार्टिकल्स होंगे ही सही आपके, तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अब के पॉजिटिव है तो जो नया कैपेसिटेंस आया है वो ऑब्वियसली इंक्रीज्ड आया है ना, डाइलेक्ट्रिक के लगाने से कैपेसिटेंस आपका क्या है, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो बेस्ट आउटपुट कब निकल पाएगा, सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा, जब आपका डाइलेक्ट्रिक जो है, जैसे डाइलेक्ट्रिक का स्लैब था टी, हमने बात करी थी लास्ट में, हमने जाते जाते यही बात करी थी ना, कि हमने कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी, जिसका कि हमने टी जो थिकनेस था वो क्या रखा था बच्चों, टी रखा था, टी। और टोटल डिस्टेंस कितना होता है इन दोनों के बीच में, टी होता है। तो आपका मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा पता है, जब टी इक्वल्स टू हो जाएगा टी। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, फॉर्मूला पता है, याद फॉर्मूला याद आ रहा है सबको, कैसे क्या फॉर्मूला बताया था, यस सर। क्या बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? सर ई नॉट ब्रैकेट टी माइनस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस ई टी। प्लस ई टी, यस है ना। सर। अब इसमें ई नॉट तो क्या है, इनिशियली जो फील्ड अप्लाई करी गई थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्लाइड शो दिख रहा है क्या, या हट गया है? सर हट गया। वेट करो। आ गया? यस सर। तो क्या बात कर रहे थे हम, कि जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा था स्लैब लगाने के बाद, कितना आ रहा था भाई, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। और ऐसा क्यों हुआ था, कि जब हमने स्लैब के लगा दिया था कैपेसिटर्स के बीच में, है ना, कैपेसिटर्स के बीच में, तो ये तो जो डिस्टेंस था वो टी था, और टोटल डिस्टेंस था आपका डी। तो ये और ये जो गैप्स हैं ये क्या थे, ये डी माइनस टी तो थे, अरे हाँ या ना, यस सर। यस सर। जितने डिस्टेंस में आपका स्लैब नहीं है उसको डी माइनस टी तो बोलेंगे। तो उस स्लैब में तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी केवल, और अंदर की तरफ जो लग रहा था, अंदर की तरफ यानी टी डिस्टेंस पे जो स्लैब है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, है ना, एक्सटर्नल भी लग रही थी, और अंदर इंड्यूस चार्जेस की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही थी। तो हमने उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया टी से, पोटेंशियल निकालना था ना हमको, ई इंटू डी होता है ना पोटेंशियल। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनसे बात कर रहा हूं मैं, यस सर। भूल गए हो क्या, भूल गए सब कुछ सर, हम हैं गजनी लाइट जूनियर, हम सब भूल जाते हैं। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, डी था आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो टी माइनस टी डिस्टेंस पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो पोटेंशियल इसकी वजह से ये जनरेट हुआ, और ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो थी टी डिस्टेंस पे या टी आपके थिकनेस पे, तो ई इंटू टी आपका ये हो गया। तो हमने टोटल निकाला था, और इसको आगे सॉल्व करके हमने जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, बताओ, डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। याद रखना है इसको, ठीक है, ये बची। तो इसमें क्या हो गया, डी माइनस टी कितना हो गया, इफ डी इक्वल्स टू टी है, नया केस बता रहा हूं मैं, ये कल नहीं बताया था। इफ डी इक्वल्स टू टी है तो डी माइनस टी कितना हो गया, 0। और टी बाय के कितना हो गया, डी बाय के, हाँ या ना। यस सर। ये बचा, ये क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। क्या दिख रहा है ये, क्या ये के टाइम्स सी दिख रहा है, हाँ ना बोलो, यस सर। के ऊपर चला गया ना, तो ये के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी तो हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस ही तो था जब हमने स्लैब नहीं लगाई थी, है ना।
तो यानी कि जो नया कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद वो पुराने वाले का k टाइम्स बन गया है, मैक्सिमम इतना बन सकता है। कब होगा ऐसा? जब जो आपने स्लैब लगाई है उसकी थिकनेस आपके प्लेट्स के बीच के डिफरेंसेस के बीच के बराबर, प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसके बराबर। समझ में आया सबको? यस तो ये हमने टोटल रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है, इतना हमने सब पढ़ लिया था। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम क्लास को रैप अप करेंगे, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे मोस्टली वर्बली पूछूंगा। वर्बली आप बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे भी हम करेंगे आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप नोट करना चाहो कॉपी में आप नोट भी कर सकते हो, मोस्टली मैं आपसे रिटर्न नहीं करवाऊंगा, लिखवाऊंगा ही सही में, ठीक है। और कुछ वर्बल होंगे वो आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब कुछ क्वेश्चंस पुराने भी रिवीजन के हैं, पूरा रिवीजन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ध्यान से सुनना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। क्वेश्चंस चालू हो चुके हैं, इधर ध्यान दो। इज व्हाट, क्या किसी को पता है? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन बी है इंक्रीजेस फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, फ्रॉम सेंटर से लेकर सरफेस तक इंक्रीज करता है, पोटेंशियल की बात हो रही है। सी ऑप्शन आपको बोले कि डिक्रीज करता है सेंटर से सरफेस, सेंटर से सरफेस तक डिक्रीज करता है। और डी आपका बोल रहा है कि ये करता है, ये रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है सेंटर से सरफेस तक। सर डी कांस्टेंट रहता है सेंटर से सरफेस तक। ठीक है, चैट में आंसर कर दो जल्दी जल्दी से, ABCD ऐसे कर दो, ठीक है, चैट में आंसर कर दो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा मुझे जान के कि आप रिवीजन कर रहे हैं। आंसर क्या होता है बच्चों? इट रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है चेंज नहीं होता, सेंटर से सरफेस तक आपका, सेंटर से सरफेस तक आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हो डाइलेक्ट्रिक्स पे, ठीक। डाइलेक्ट्रिक्स पे पहले तो इंट्रोडक्शन पे पूछ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर व्हाट? ए ऑप्शन कंडक्टिंग substances, बी ऑप्शन नॉन कंडक्टिंग substances, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है हमको, ठीक है। सी ऑप्शन है सेमी कंडक्टिंग सर्किट, यानी कि कंडक्शन तो होता है सर, कम होता है, होता है कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सर बी। सर नॉन कंडक्टिंग। सर बी। कौन कौन बोल रहा है नॉन सेमी कंडक्टिंग? कंडक्टिंग। सर सी। अच्छा, कौन कौन सी बोल रहा है और कौन कौन बी बोल रहा है? चैट में बता दो, वरना तुम्हारी आवाजें अलग अलग आएगी, मुझे समझ में नहीं आएगा। कौन कौन सी बोल रहा है, कौन कौन डी बोल रहा है? बढ़िया, वही क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, काफी डाउट थे उन लोगों को, कुछ बच्चों को तो बहुत डाउट्स हैं इसमें, ठीक है। डोंट फ्लो करंट, शिवानी बोली डोंट फ्लो करंट। बेटा क्वेश्चन का आंसर तो ABCD में देना पड़ेगा ना शिवानी। बी, ठीक है। सोनाली बोल रही है सी, शिखा बोल रही है सी, और हुदा बोल रही है सी, ठीक है। बाकी बच्चे बी बोल रहे हैं, प्रियांशी, शिखम, ठीक है। चलो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लो, और अगर चाहो तो कहीं लिख भी लो, है ना? अपनी मैं तो कहता हूँ कि होम स्क्रीन पे लगा लो फोन की, अगर फोन है आपके पास तो। आंसर है बी, इट इज नॉट कंडक्टिंग, इट नेवर कंडक्ट्स। डाइलेक्ट्रिक कभी भी कंडक्टर नहीं बन सकता बच्चा। कंडक्टर क्या होता है कि एक चार्ज है, वो एक जगह से उठा और दूसरी जगह पे चला गया, और ये जो रास्ता है ये है कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सब्सटेंस। क्या स्लैब के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक हमने लगाया था, क्या चार्ज यहां से यहां तक जा पा रहा था? नहीं।
इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस इंड्यूस हो रहे थे इसमें, है ना, इसमें चार्ज इंड्यूस हो रहे थे, और इस चार्ज के इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी इसके अंदर। चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर रहा था, ये नॉन कंडक्टिंग होता है, इट डज नॉट ट्रांसफर। तो लिख लो प्लीज, वरना भूल जाओगे तुम लोग फिर से। कितनी बार उसे बोल चुका हूं, इट्स लाइक एन इंसुलेटर, इट कैन नॉट बी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नहीं है ये, है ना, कंडक्टर भी नहीं है, इट्स ए इंसुलेटर ओनली। ये इंसुलेटर ही है, इट इज यूज टू एनहेंस द कैपेसिटी। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। मैं तो सोच रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में लेना ही नहीं चाहिए मुझे। अभी कितने बच्चों के बेसिक डाउट थे ये, तो तुम गड़बड़ कर देते। बाप रे। चल, एक क्वेश्चन मैंने शायद कल भी दिया था, उसको करते हैं। ये किस किस से हुआ, ये ट्राई किया किसी ने? अरे हाँ ना बोलो भाई, ट्राई किया? क्लास बंद कर दूं क्या, नहीं पढ़ना क्या? आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। तो हाँ ना तो बोलो, ट्राई नहीं किया सर, किया, हुआ नहीं हुआ, कुछ तो बोलोगे ना बच्चा। सर किया था। किया था, आंसर आया? Yes, sir. किसका आया आंसर? अंशिका का? ए आर। Option A. मुस्कान का? Yes, sir. किया, ट्राई किया है? मुझे लग रहा है काफी बच्चों ने तो किया ही नहीं है ट्राई, और कुछ बच्चों ने किया, उनका आंसर आंसर नहीं आया है। करें क्या, इसको डिस्कस करें? Yes, sir. ठीक। तो भाई हाँ, क्वेश्चन जो ये था, इसमें हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ था, जिसका एरिया ए था, है ना, जिसका कि एरिया ए था, और कैपेसिटेंस तो टोटल सी था सही, और सेपरेशन डी था। ठीक है, यानी कि ए, सी और डी वाला कैपेसिटर दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका इनिशियल कैपेसिटेंस जो है, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है, टोटल अगर हम इसको के मान लें डाइलेक्ट्रिक के साथ में, देखो दिया हुआ है ना, देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज गिवन बाय, ये पूछ रहा है। अगर के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये के टाइम्स सी होता है, तो डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो होता है, तो ये के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अगर हमको के को K1, K2, K3 और K4 के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखो? तो उसके लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को देखो, समझोगे, और फिर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे। ठीक है, तो जैसे C1 आप निकालोगे, C1, है ना, इसका C1 हो गया, इसका C2 हो गया, इसका C3 हो गया, इसका C4 हो गया, ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक्स थे वो भी सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस में अरेंज हुए थे। जैसे C1 के लिए, फॉर C1 एरिया आपका कितना था, A/3, और डिस्टेंस कितना था, कितना था, अरे बोलो। C1 जो K1 डाइलेक्ट्रिक है, इसमें डी कितना लूंगा मैं? एरिया तो A/3 दिया हुआ है, डी कितना लूंगा? सॉल्व किया है ना तुम लोगों ने, बताओ क्या हुआ, नहीं हो पा रहा? तुक्का मारा था क्या सॉल्व करते वक्त? वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। केवल दक्ष पढ़ाई कर रहा है ऐसा लगता है मुझे। हम्म? अंशिका, शिखा, मुस्कान, हुदा, क्या आंसर है? सर D/2। D/2? Yes, sir. अरे बच्चा, ये पूरा डिस्टेंस अगर d है, और ये हाफ डिस्टेंस में दिया हुआ है आपको, ये देखो दिया दिया D/2 यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो D/2 ही तो होगा, d। जब इसका कैपेसिटेंस निकालोगे आप इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक की जगह पे, तो इसका आप जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इस जगह पे निकलेगा, वो D/2 डिस्टेंस के लिए निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही C2 का निकल जाएगा, एरिया इक्वल्स टू A/3, सेम एरिया है, और d है D/2 सेम है, और C3 का भी सेम है। C3 का भी एरिया कितना है, A/3 है, और d कितना है, D/2 है। लेकिन C4 के साथ ऐसा नहीं है, इसका एरिया कितना है, पूरा एरिया A है,
और डी कितना है इसका, इसका डी अभी भी डिवाइड। अब आपको जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि इसमें 3 तो आपके जो है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल पैरेलल में, और सीरीज में कनेक्टेड है आपके ये दोनों, यानी कि K4 C4, और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट, तीनों का जो आएगा इक्विवेलेंट, वो आपके कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज ही हुआ ना। देखो प्लेट ऐसे है, आप लोग ऐसे देख रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, आप ऐसे नहीं जाना है, प्लेट ऐसे लगी हुई है। देखो कि प्लेट का जो वो प्लेट यहाँ पे है ना, तो यहां से निकलेगा आपका ये बैटरी के लिए जो आपका निकलेगा टर्मिनल। आ रही है बात समझ में? कैपेसिटर उल्टा रखा हुआ है हमने, कैपेसिटर ऐसे लगाते हैं ना हम जनरली, हमने इस बार कैसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे उल्टा लगा दिया, ठीक है। तो ये सीरीज में है। हाँ पूछो क्या पूछना है। सर मैंने तो ऐसे किया C1 A/3 के एप्सिलॉन नॉट T/2 ऐसे ही C2 C3 4 निकला, ठीक है ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटेंस निकलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, वो C1 C2 और C3 के लिए तो हम क्या निकालेंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो C1 + C2 + C3 आ जाएगा। जब इसका इक्विवेलेंट निकल गया तीनों का, तो इसको आप सीरीज में इक्वलाइज करके सॉल्व करोगे, किससे, C4 वाले से। तो ये 1/C1 + C2 + C3 आ गया, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा C4 वाले के साथ, ठीक है। ये जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सॉल्व करने के बाद आंसर निकल जाएगा। C इक्विवेलेंट जो है वो C है और कुछ नहीं है, C इक्विवेलेंट है वो C ही है। तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा ए ऑप्शन वाला, 2/K = 3/K1 + K2 + K3 + K4, ये बनेगा। किसी ने हाथ ऊपर किया था, कुछ पूछना है किसी को? अरे किसी को कुछ पूछना है क्या? somebody raise their hand। नहीं, आज रिवीजन लेक्चर ही था बच्चा, सॉरी। कुछ क्वेश्चंस है जो डीपीपी में है, काफी सारे मैं करा चुका हूँ, काफी सारे आपको खुद से करने हैं। जैसे ये वाला होमवर्क दिया था, ये हो गया सबसे? यस सर। हो गया? कौन बताएगा कैसे किया? होमवर्क में दिया था ना लास्ट टाइम पे, कैसे किया ये? अरे बोल दो बेटा, चलो अभी करो, अगर नहीं किया है किसी ने तो अभी करो, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। जिसने नहीं किया है वो अभी सॉल्व करो, क्लास वर्क बना दिया तुमने इस होमवर्क को। बताओ क्या आंसर आएगा। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलूंगा, सॉल्व करो। एस जब क्लोज किया जाएगा, यानी स्विच क्लोज किया जाएगा, उस टाइम पे आपको निकालना है क्या, चार्ज निकालना है। कितना आएगा बता दो। और कैसे किया है भी बताना है, ऐसे नहीं कि बस बता दिया है। मुश्किल ही कर पाओगे वैसे ये चीज, अगर पता होगी तो ही कर पाओगे। ऑप्शन बी कैसे कर पाओगे? अच्छा इसमें है ना रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, इसको अपन बाद में लेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है, आपकी कैपेसिटेंस चैप्टर में ही आता है, पर आप इसको कर नहीं पाओगे कि इसमें आपके रजिस्टर की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं आप एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, और साथ में ये बताने के लिए लिया था कि ऐसे सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपका आरसी सर्किट होता है, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे बच्चे, इसको कितने सॉल्व किया है, नाम बताओ मुझे। तो मैं दिया इसलिए था कि आपको पता चले कि भाई और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कैपेसिटेंस से जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। किसने सॉल्व किया है ये? अंशिका, हाँ बोलो। सर 18.4 समथिंग आ रहा है कैसे किया? सर। पहले तो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकाला C1 + C2 करके, ठीक है 4 माइक्रोफैराड। ठीक उसके है बाद Q0 इन ब्रैकेट में 1 - इलेक्ट्रॉन किया। क्या किया?
तो जो ग्रोथ है ना चार्ज के ऊपर कैपेसिटर की, उसको हमने क्यू माना चार्ज, और उसको क्यू नॉट की हेल्प से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कितना? देन हमने क्यू नॉट को CV लिया 24 इंटू 10-6 जो गिवन। अंशिका, फॉर्मूला कौन सा लगाया बच्चा? सर T/RC। नेट पे देखा है ना? सर मैम ने करवाया था सेम क्वेश्चन। और ये RC क्या होता है? सर स्कूल में हो गया ना ये चैप्टर। RC क्या होता है, चलो बताओ। अंशिका फंस गई आज। ये क्वेश्चन मैंने दिया ही इसलिए था क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन रजिस्टर्स के साथ मिलके, इंडक्टर्स के साथ मिलके भी आते हैं। ये मैंने पढ़ाया थोड़ी है अभी। अगर आपने स्कूल में पढ़ा हुआ तो आप कर सकते हो। सर आज जो रजिस्टर है ना इसका, हाँ, R रजिस्टर है। उसका फॉर्मूला जो होता है, ध्यान दो इधर, बता रहा हूँ अब। ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, किसी ने पढ़ा नहीं है अभी, ये पहले से बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये आपने नहीं पढ़ा है। ये दिया इसलिए था ताकि आपको पता चले कि और भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने कैपेसिटेंस चैप्टर के बाद आगे भी पढ़ रखा है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, नॉट स्टडीड येट, क्योंकि इसमें रजिस्टर का भी रोल है। ठीक है, रजिस्टर का भी रोल है इसमें। इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T अपॉन RC। ये फॉर्मूला यूज होता है। पढ़ाएगा किसी ने ये फॉर्मूला, बताओ? या मैंने पढ़ाया है फॉर्मूला? नहीं पढ़ाया ना, तो कैसे कर दोगे सॉल्व इसको? इसमें जो T है वो अलग चीज है, R है वो रजिस्टर है, ये C कैपेसिटर है, T टाइम है, अभी तो टाइम दिया हुआ है। ठीक है, मिली सेकेंड दिया हुआ है ना, 20.20 मिली सेकेंड। इसका यूज कैसे करोगे? टाइम का यूज करना पड़ेगा। तो कितने टाइम में कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वो टाइमिंग निकालनी पड़ती है, वो पढ़ोगे आप अभी आगे। ठीक है, चलो। RC सर्किट्स और RCL सर्किट्स, RC और LCR बोलते हैं वैसे, LCR सर्किट्स ये आप पढ़ोगे बाद में। ये केवल क्वेश्चन इसलिए लिया गया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आपको भूल जाए कोई बताना है पढ़ाना तो आप उनको याद दिलाना कि आपको ये पढ़ना है, क्योंकि एक बार हम आगे चलेंगे मैग्नेटिज्म में तब हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इंडक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस RC सर्किट्स के ऐसे भी आते हैं। ठीक है, चलो, तो आई गेस दैट्स इट। किसी को कोई डाउट है? सर ये फॉर्मूला कैसे आया क्यू वाला? अरे पढ़ोगे आगे, अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, रजिस्टर जब हम लगाते हैं तो होता क्या है बच्चा कि कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। ठीक है, अभी तुमने क्या पढ़ा है कि चार्ज जब होता है तो Q इक्वल्स टू CV होता है। ठीक है, लेकिन आगे तुम पढ़ोगे कि जब ये डिस्चार्ज होता है तो किस तरह से डिस्चार्ज करता है। तो एक फंक्शन होता है टाइम का, उसमें डिस्चार्ज होता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं उस पर। ठीक है, तभी तो हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रखा है, एक रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है। अभी पढ़ोगे, अभी आया नहीं है, आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे, तभी तो मैंने डिस्क्लेमर दिया है अभी कि भाई अभी नहीं है ये, अभी आपने नहीं पढ़ा है ये, है ना। ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ाया जाएगा। कैपेसिटर का बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है? आज हम कैपेसिटर वाला चैप्टर खत्म कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट है? आना बोलो भाई। नो सर। नो सर। एनी डाउट्स? कुछ भी पूछना है? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान क्यों हो रहे हो इतना? कोई डाउट हो तो बताओ ना। क्या वो पुराने वाले क्वेश्चन में अटक गए हो क्या? कुछ तो बोलो बच्चों, इस क्वेश्चन में अटक गए हो क्या, या सही में कोई डाउट नहीं है? हम्म अरे बोलो बेटा, हाँ ना तो बोलो। नो सर। ये बेटा और कुछ नहीं, अभी पढ़ोगे आप भी। इसमें कुछ नहीं होता कि एक रजिस्टर होता है, ठीक है, और एक कैपेसिटर होता है। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं जब हम, तो एक RC सर्किट बनता है। और इस RC सर्किट में हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं आपका चार्ज, चार्ज फ्लोन कितना है। ठीक है, चार्ज कितना टोटल दोनों रजिस्टर और कैपेसिटर की वजह से कितना बनेगा। तो इसमें जैसे R होता है रजिस्टर,
और अगर सी इसका कैपेसिटेंस है तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आती है वो तो आती है IR, और कैपेसिटेंस में कितनी आती है भाई पता है आप लोगों को, Q/C आती है। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। KVL पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, मैंने रिवाइज भी कराया था। अरे हाँ ना तो बोलो, KVL तो पढ़ा हुआ है Yes. ना, तो वो Yes, लगा sir. देते हैं। तो एक डायरेक्शन में जब हम घूमते हैं, जैसे तो इधर से घूमेंगे या इधर से घूमेंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाता है Q/C माइनस IR, है ना। Q/C एक का कैपेसिटर का हो गया, एक R का हो गया वोल्टेज, है ना, माइनस IR। Q/C और माइनस IR सेम सेम डायरेक्शन में होगा, और प्लस E ले लो, तो ये आपका जीरो जब आप करोगे तो इससे आपका फॉर्मूला निकल के आता है। जो आपका फॉर्मूला आता है ना करंट का, वो इससे निकल के आता है। आई क्या है, करंट, कितना करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। तो ये आता है आपका CE माइनस Q करके कुछ आता है अपॉन, यू कैन से RC, LCM आ जाएगा RC, ये आता है, ठीक है। इससे आगे जाके ये चार्ज निकलता है, क्योंकि IQ क्या होता है, I होता है dQ/dt, dQ/dt होता है ना करंट, कितना चार्ज फ्लो हुआ है टाइम में, है ना। तो इससे ये Q इंटीग्रेट करके ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और कैसे आता है वो मैंने बता दिया, KVL के यूज से। जब आपके पास RC सर्किट हो, तो आप KVL के यूज से आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो ना। पहले करंट निकालोगे और फिर उसके बाद चार्ज निकालोगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, कोई भी नई चीज देख के पढ़ेंगे अभी डोंट वरी, अभी पढ़ेंगे पूरा फिर से, ठीक है। चलो कोई डाउट नहीं है अगर, तो ये खत्म हो चुका है कैपेसिटेंस आपका, ठीक है। कैपेसिटेंस आपका खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में, अगली क्लास में हम नया चालू करेंगे कुछ। तो सारे नोट्स रिवाइज करके आए, टेस्ट के लिए आपको पहले से बता दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट डू प्रिपेयर सारा जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे रिविजन चालू करो, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय। बाय सर। Nice, sir. हाँ दक्ष, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी नोट्स वगैरह, रिकॉर्डिंग्स वगैरह।